गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। तो आप सभी ने फर्स्ट लेक्चर तो देख ही लिया होगा। यस। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली कहीं पर कोई इश्यू तो नहीं था उसमें? नो सर। एंगल मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, वो सारा कुछ तो कर ही लिया होगा। और Yes. फिर सर्कुलर सेक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज, एरिया, वो सारा कुछ क्लियर है? Yes sir. यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे कि एक सर्कल है और इस सर्कल का एक कॉर्ड है which subtend angle pi by 6 at the center या pi by 3 at the center। pi by 3 में नहीं, चलो pi by 6 ही रखते हैं। मान लो ये एंगल तुम्हारा जो है pi by 6 है या pi by 4 है, ऐसा बोल दो, pi by 4 है और ये कॉर्ड ए बी है। तो ये सेगमेंट की एरिया क्या होगी? व्हाट विल द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट? What will be the area of this segment given that the radius of circle is 3 centimeter? So how do you calculate it? Formula for area of segment is r square by 2 into theta minus sin theta. Then we put the values. Area Area हाँ, of minus area of triangle. हाँ बिल्कुल, एरिया ऑफ सेक्टर Minus area of triangle. माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल सही। और एरिया ऑफ एंगल सेक्टर, क्या लिया है? पाई बाय 3, पाई बाय 6। चलो अभी थीटा ले लो, थीटा लेके कर दो, फिर बाद में थीटा की वैल्यू डाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी हाफ आर स्क्वायर थीटा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा वो आता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो दोनों साइड्स का प्रोडक्ट मतलब आर स्क्वायर इंटू एंगल इन रेडियन बिटवीन दीज टू साइड्स, थीटा। तो बेसिकली आपका आंसर आएगा आर स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर जब मैं आपको बोल दिया कि आर की वैल्यू दी हुई है 3 और थीटा दिया हुआ है मान लो पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9/2 इंटू पाई बाई 6 माइनस साइन थीटा, साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ। 1/2। So this will be the answer for this sector. Anyway, तो इसका मतलब है आपने अच्छी तरह देख लिया था। अब चलो उसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जब सेकंड्स का रोटेशन रेट बताया था उसमें मेरे को डाउट था। हाँ बोलो, किस में, कहाँ पर डाउट था बताओ? सेकंड्स के रोटेशन रेट में। अच्छा, मतलब कि वो क्लॉक वाली प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना? यस सर, उसमें आपने कहा था कि एक जो सेकंड हैंड होता है वो 1 मिनट में 1 सेकंड में 6 डिग्री करता है। मैं बता दे रहा हूँ क्या बोला था मैंने। यहाँ पर एक सेकंड हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है। आवर हैंड का मतलब क्या है? आवर हैंड बेसिकली मतलब इसको मैं बोलता हूँ आवर हैंड h और ये मिनट हैंड m और सेकंड हैंड s। तो रेट ऑफ रोटेशन ऑफ s बोल रहे हो तुम, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ s क्या होगा? सेकंड वाली निडल का रेट ऑफ रोटेशन क्या होगा? तो 1 मिनट में जो जो सेकंड हैंड है वो 1 मिनट में कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन करती है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। Yes. इसका मतलब है कि 360 डिग्री पर मिनट है वो। इसका मतलब है कि 6 डिग्री पर सेकंड।
वेयर एज रेट ऑफ रोटेशन, अब अगर मैं मिनट हैंड का लिखना चाहता हूं तो मिनट हैंड क्या होता है, वो जब मिनट हैंड जब कंप्लीट एक सर्कुलर रोटेशन का पूरा करेगा तो 1 घंटे हो जाते हैं, 60 मिनट। डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes. तो मिनट हैंड का रेट ऑफ रोटेशन कितना हुआ, 360 डिग्री पर आवर, 360 डिग्री पर आवर हुआ। एक आवर में 60 मिनट होते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं 6 डिग्री पर मिनट। तो सेकेंड हैंड का 6 डिग्री पर सेकेंड है, मिनट हैंड का 6 डिग्री पर मिनट है। अब आ जाते हैं आवर हैंड का। आवर हैंड जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री रोटेट करता है, क्योंकि अगर ये 12 है तो वो 1 घंटे में यहां आ जाएगा 30 डिग्री रोटेट करके, रादर यहां पर ऐसे यहां आ जाएगा ऐसा, फिर ऐसा आ जाएगा यहां और फिर इधर आ जाएगा ऐसा। तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री रोटेट करेगा, है ना। तो 30 डिग्री पर आवर, 30 डिग्री पर आवर, इसका मतलब है कि ½ डिग्री पर मिनट। यही बताया था मैंने बेटा। अब बताओ क्या दिक्कत है, किस में डाउट था तुम्हें? हो गया सर, बस वो सेकंड्स वाले में था मेरे को, मैंने गलती से मिनट की जगह आवर ले लिया था। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। Excuse me. हाँ बोलो। सर वो थर्ड वाले क्वेश्चन में ना आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल में आर स्क्वायर थीटा लिखा है, वहाँ पे साइन थीटा आएगा। यस सर, मैं भी वही कह रहा था, दोनों का सेम सेम लिख दिया आपने। अरे अरे अरे, बाद में सही लिख दिया, यहाँ पर गलत लिख दिया, यही बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ सही बात है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। Yes, sir. यस सर, हो गया। हाँ, ये तो Yes, sir. सिंपल ये है कि आपका पेंडुलम है और इतना रोटेट किया, तो आर्क भी दिया है और रेडियस भी दी है। ये आर्क लेंथ कितना है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एंगल चाहिए थीटा रेडियन में, और रेडियस दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जो है एंगल इन थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, तो 21/75 रेडियंस, तो इट इज इक्वल टू 7/25 रेडियंस। अच्छा 7/25 रेडियंस तो आ गया, इसको डिग्री में कितना एंगल होगा बता सकते हो? हाउ मेनी डिग्रीज? 7/25 इंटू 180/पाई डिग्रीज, ऐसा है। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आर्क ऑफ से, ये क्वेश्चन तो आई थिंक फोर्थ कर चुके थे, फिफ्थ करिए। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग क्लास में ही मैंने कर दिया था, उस लेक्चर में था कि आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड 30 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज एंड रेडियस का रेशियो। कर लिया था ना इसको? यस सर, ये कर लिया था, शुरू में करवा दिया Yes, था sir. आपने क्लास में। हाँ जी, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन जरा फटाफट करिए। बोला गया वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 2/3 x डिग्री, 2/3 x grades, another is 3x/2 degrees, whereas the third is 7 pi x by 75 radians. Express all in degrees. ये दिया हुआ है, अलग अलग मेजर में दिया हुआ है, एक ग्रेड मेजर में दिया हुआ है, एक डिग्री मेजर में दिया हुआ है, एक रेडियन मेजर में दिया हुआ है। एंड होपफुली यू नो द कंपैरिजन दैट 90 degrees is equal to 100 grades and is equal to pi/2 radians.
मतलब अगर d डिग्रीज हो, d डिग्री इज इक्वल टू g ग्रेड एंड इज इक्वल टू c रेडियन हो, अगर मान लो ऐसा हो, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन d, g एंड c? d डिग्री एंगल अगर g ग्रेड एंगल के इक्वल है और वही एंगल c रेडियन के इक्वल है, तो क्या रिलेशन होगा? d, g और c में क्या रिलेशन होगा? सोच के बताना मुझको कि इफ एन एंगल theta is equal to d degree and it is equal to capital G grade and it is equal to capital C radian, then what is the relation between d, g and c numerical values? Anyway, ये आपके लिए एक अलग से क्वेश्चन हो गया है ना। अब यहाँ आ जाओ, इसमें क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं आप? एक्स आंसर आ गया? Yes, sir. किसी एक मेजर में कन्वर्ट कर लो, जैसे इसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो कितना डिग्री होगा? ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x/3 मल्टीप्लाइड बाई 9/10 डिग्रीज, विच इज नथिंग बट 3x/5 डिग्रीज। हाँ, और यह तुम्हारा आंसर क्या है? और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 3x/2 डिग्री, और इसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो रेडियन, 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? 180/पाई। 1 रेडियन इज 180/पाई डिग्री, यहां से देखो है ना। तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आ जाएगा पाई x अपॉन 75 इंटू 180/पाई डिग्रीज। एंड इफ यू सिंप्लीफाई हाउ मच डिग्री इट इज गोइंग टू कम? 5 gets with 5, 15 5 जा Sir, 12x. 12x by 5. 12x/5 डिग्री आ गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देयर बाय यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। 5 5 5, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो किस में? 10 में कन्वर्ट कर लो, एलसीएम ले लो 10, क्या आ जाएगा? 6x प्लस 15x प्लस 12 24x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या है? डिग्री 40 x इक्वल टू 40 डिग्री आ गया, और x 40 डिग्री आ गया तो सारे एंगल्स पता चल जाएंगे है ना। एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल बी 40। कितना आ जाएगा, एंगल सी कितना आ जाएगा? एंगल ए हो गया तुम्हारा 24 डिग्री, एंगल ए इज 24 डिग्री। एंगल बी कितना हो गया? 60 डिग्री। एंगल बी है 3x/2 डिग्री है, 60 डिग्री, एंड एंगल सी हो गया 60 96 डिग्री, ये हो गया 96 डिग्री, इजंट इट? Yes, sir. तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। हाँ, इस पे कुछ बताया तुम लोगों ने? अगर किसी एक मिनट, बोलो। हम क्या प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, अभी क्वेश्चन किया नहीं है। सर हमें क्या बताना है डी, जी और सी का रिलेशन? देखो, डी यूनिट, डिग्री यूनिट पे किसी एंगल थीटा को मेजर किया तो डी डिग्री आया। उसी एंगल को जब हमने
ग्रेड्स में मेजर किया तो कैपिटल जी ग्रेड आ गया, जैसे बोलते हैं ना 30 ग्रेड, 60 ग्रेड, 120 ग्रेड, तो जी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट। और सेम एंगल को जब रेडियन में मेजर किया तो सी रेडियंस आ गया। तो आपको बताना है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं डी, जी और सी में क्या रिलेशन है। आप ऐसे सोचो कि 1 ग्रेड इज हाउ मच डिग्री? 1 ग्रेड इज 9/10 डिग्री। तो जी ग्रेड कितना होगा? जी ग्रेड इज इक्वल टू 9g/10 डिग्री, बट इट इज गिवन एज डी डिग्री। जब मैंने जी ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया तो अब यहां से मेरे को एक रिलेशन आ गया, दोनों डिग्री में आ गए, यूनिट सेम कर दी। यूनिट सेम कर दिया तो यहां से क्लियर दिख रहा है क्या कि g/10 इज इक्वल टू d/9। डिग्री मेजर को 9 से डिवाइड करो और ग्रेड मेजर को 10 से डिवाइड करो तो इक्वल आएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. 10 times degree measure is equal to 9 times grade measure. This is one information. And similarly, if you try to compare D and C, so 1 radian is equal to 180 by pi degrees. Agreed or not? Pi radian is 180 degree. Yes. And therefore C radians कितना हो जाएगा? C radian हो जाएगा 180 C by pi. तो एंगल जो कि रेडियन में दिया हुआ उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, और डिग्री में तो दिया ही हुआ था, डिग्री में दिया हुआ था डी डिग्री। तो यहां से डी और सी में एक रिलेशन आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ? कि सी बाई पाई इज Equal इक्वल to टू d/180. d/180। ये दूसरा रिलेशन आ गया। अगर मैं इसको भी d/9 बनाना चाहूं, d/9, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 180 c बाई पाई इज इक्वल टू d, एंड देयरफॉर d/9, यहां भी 9 कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 c बाई, बोलो, पाई इज इक्वल टू d/9। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब आपके पास एक कन्वर्जन फैक्टर आ गया कि इट इज 20c/पाई। सो यू कैन कीप दिस इन माइंड। डायरेक्ट कन्वर्जन करना हो तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इस रूल को। ग्रेड मेजर बाय 10, डिग्री मेजर बाय 9 इज 20 टाइम्स रेडियन मेजर बाय पाई, 20 बाय पाई टाइम्स रेडियन मेजर, ये इक्वल होता है। एनीवे, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अगला दो क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट जल्दी से आंसर करो। बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:30 एंड व्हेन द टाइम इज 5:45। क्लॉक में अगर 7:30 टाइम हो रहा है तो मिनट और आवर हैंड में क्या एंगल होगा? और अगर 7:45 हो रहा है तब क्या होगा? जल्दबाजी में आंसर मत करो भाई, सोच समझ करके आंसर करो। A का 45 degrees. गुड गुड। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। और अगर आप इक्वली डिवाइड कर दो 1/3 करके ना, इस पूरे सरकमफ्रेंस को 90 डिग्री को 30 डिग्री में कर दो, ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, फिर यहाँ भी 30 हो गया, यहाँ भी 30 हो गया, ऐसे यहाँ भी 30 कर दो, यहाँ भी 30 कर दो, ऐसे।
और इधर भी 30 कर दो, इधर भी 30 कर दो। तो ये हो गया 1 2 4 5 7 8 10 11। दिस इज द सिचुएशन। अब 7:30 का मतलब क्या है, कहां पर मिनट हैंड होगा? 7:30 पर मिनट हैंड कहां पर होगा? 6 मिनट हैंड 6 को इंडिकेट करेगा यहाँ पर। और आवर हैंड कहां पर होगा? 8 और 7 के बीच में। हाँ एग्जैक्टली 7 पर तो आवर हैंड यहाँ होगा। 30 मिनट पास्ट 7 है, तो 30 मिनट में आवर हैंड कितना रोटेट करेगा ये सोचने वाली बात है। 15 डिग्री। हाँ 10 इस degrees। पोजीशन से 30 मिनट में 15 डिग्री रोटेट कर देगा, क्योंकि रेट ऑफ रोटेशन आपको पता है उसका। तो ये आवर हैंड यहाँ इंडिकेट करेगा जस्ट मिडिल ऑफ 7 और 8 पर। तो हाउ मच एंगल दे विल 40। मेक? 45। हाँ जी 7 और 6 के बीच में 30 हो गया, और जो वो 15 डिग्री मूव करके उसको प्लस कर देंगे। हाँ जी, ये 30 डिग्री हो गया और ये 15 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री। यहाँ तो आंसर क्लियर है, 45 डिग्री। यस। अब आ जाते हैं दूसरे वाले केस में। क्या बोला गया? दूसरे केस में बोला गया कि 5:45 मतलब है कि 45 मिनट पास्ट 5। तो अब ये सी बात है कि 97.5 मिनट हैंड तो आंसर। यहाँ है। हाँ 97, उसको डिग्री मिनट सेकंड में बताओ। तो ये तो मिनट हैंड हो गया, मिनट हैंड। आवर हैंड कहाँ होगा? तो 6 और 5 के बीच में होगा। 5 के पास्ट 5 कितने मिनट्स पास्ट हो चुके हैं? हाउ मेनी पास्ट 5? 45 45 मिनट में आवर हैंड कितना रोटेट करेगा? तो आवर हैंड का रेट ऑफ रोटेशन क्या है? 7.5 आवर हैंड का हाफ 30 डिग्री पर। डिग्री पर मिनट होता है। हाफ डिग्री पर मिनट यही होता है ना? यस सर। यस। तो 45 मिनट में 45/2 डिग्रीज मतलब कितना डिग्री हुए? 22 एंड हाफ चला गया। 30 मिनट्स। हाँ 22 डिग्री 30 मिनट। 22 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब है कि वो कितना पीछे है यहाँ से? 22 डिग्री 30 मिनट अगर रोटेट कर गया, ये टोटल 30 है। 7.5 डिग्री ना, 7 डिग्री एंड 30 मिनट, ये बिहाइंड 6 है इस पोजीशन से। तो ऑब्वियसली ये 90 हो गया और ये 7.5, तो कितना हो गया भाई? 97 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट। तो अगर आपको तीनों जो नेडल्स हैं उनका रेट ऑफ रोटेशन पता है तो यू कैन ऑलवेज डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेरी कन्वीनियंटली। और एनडीए वगैरह में खास करके ऐसी वाली प्रॉब्लम, क्लॉक वाली प्रॉब्लम बहुत फेवरेट है, आती ही आती है एनडीए के एग्जाम में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ सर। 97 डिग्री किसके बीच का एंगल है? क्या बोला? क्या सर आपने 97 डिग्री 30 मिनट किसके बीच निकाला? 97 डिग्री 30 मिनट किस आर हैंड और मिनट हैंड के बीच निकाला? आर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में निकाला। वो 97 डिग्री से हुआ। अच्छा ठीक है सर, हो गया वो। अरे ये यहाँ से यहाँ तक कितना रोटेट किया वो मैंने बताया, 22.5 मतलब 22 डिग्री 30 मिनट रोटेट किया ना इस पोजीशन से। यस सर। तो टोटल 30 डिग्री है सेपरेशन इन दोनों के बीच में, और 22.5 उसमें से कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 7.5 8 टू गो, तो 7.5 to 6 है ना, तो ये 7.5 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया। दैट्स इट। रेट ऑफ रोटेशन ऑफ मिनट हैंड क्या होता है? मिनट हैंड पूरा एक सर्कल करने में मिनट हैंड कितना टाइम लेता है? एक घंटे में। जितनी देर में आवर हैंड 30 डिग्री रोटेट करता है, एक घंटा, उतने में मिनट, जब मिनट पूरा एक चक्कर लगाता है तब जाकर के आवर 60 मिनट कंप्लीट होते हैं। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 6 डिग्री पर मिनट हो गया, 6 डिग्री पर मिनट। ओके सर। मतलब आवर हैंड का 30 डिग्री पर आवर हो गया ना फिर?
हाँ क्या बोला? आवर एंड का 30 डिग्री पर आवर हुआ है ना? हाँ 30 डिग्री पर आवर या हाफ डिग्री, सबको पर मिनट याद रखो, सबसे बेस्ट होता है। आवर हैंड हाफ डिग्री पर मिनट, मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट, और जो सेकंड हैंड है वो 60 डिग्री, 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री पर मिनट और 6 डिग्री पर सेकंड। तो यही इतना याद रखना, दैट्स इट। गोइंग टू नेक्स्ट। अब बात करते हैं थोड़ी पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स के बारे में वैसे तो आप अच्छी तरह से जानते हो, कुछ कुछ बेसिक बातें हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे जो दूसरे टॉपिक्स में भी कहीं ना कहीं पर हियर एंड देयर अप्लाई हो रही होंगी। पॉलीगन क्या है? तो एज द नेम सजेस्ट, एनी प्लेन फिगर, if I'm talking of plane polygons, any plane figure which is surrounded by 3 or more straight lines, yeah, straight edges is called polygon. So I can say that any closed figure, any closed planar figure surrounded by n straight line is called plane polygon. अब पॉलीगन नॉन प्लेनर भी हो सकता है, स्पेस में कोई भी n पॉइंट ले लो और उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो तो पॉलीगन बन जाएगा, तो उसको स्क्यू पॉलीगन बोलते हैं अगर वो एक प्लेन में सारे पॉइंट नहीं है तो। बट आई एम टॉकिंग हियर अ पॉलीगन लाइंग इन अ प्लेन। तो ए क्लोज फिगर सराउंडेड बाय n स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड पॉलीगन। अब ये n की वैल्यू 3 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, 3 हो गई तो उसको आप ट्रायंगल बोलते हो, ऐसे अगर 4 है तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 है तो पेंटागन बोलते हैं, हेक्सागन, हेप्टागन, ऐसा। अब अगर हम पॉलीगन की कैटेगरीज बोलें तो 2 तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, एक तो रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन और एक है कॉन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? व्हाट काइंड ऑफ पॉलीगन्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन? which have equal sides and equal angles. हाँ क्या? विथ All sides equal. Equal sides and equal angles. हाँ, if all sides as well as angles are equal, all sides equal and all angles equal, तो रेगुलर पॉलीगन होगा। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन है, एंड स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। तो स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है बट वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होता है। क्यों? Only because the angles do not match, all angles are not equal. ठीक है, तो ये रेगुलर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रोम्बस है ना, तो रोम्बस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, नॉट रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, ये रेगुलर नहीं, तो रेगुलर पॉलीगन समझ में गए। इरेगुलर तो बताने की जरूरत नहीं है, इरेगुलर मतलब है जिसमें एटलीस्ट वन साइड और एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट इक्वल। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं कॉन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। तो ये लिख दिया आपने दूसरा पॉइंट, इफ ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन आर इक्वल, मतलब साइड्स एंड एंगल भी लिख देना प्लीज, ऑल साइड्स एंड एंगल ऑफ पॉलीगन आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, एक को बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन और एक को बोलते हैं कनकेव पॉलीगन। अब यहां देखो, कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन का जो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है वो है कन्वेक्स एंड कनकेव रीजन डिफाइन किया गया, यूक्लिड ने डिफाइन किया कन्वेक्स एंड कनकेव रीजन, वो समझ लो तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। यूक्लिड ने बोला कि रीजन क्या है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, मतलब कोई भी सेट ऑफ पॉइंट को आप रीजन बोल सकते हो। मान लो एक सेट ऑफ पॉइंट ऐसा, ये एक रीजन है और एक रीजन ये है, ये भी एक रीजन है और रीजन तो ये भी है, और रीजन ऐसा भी हो सकता है कि आई हैव दिस रीजन एंड इट इज हॉलो, इसी में कुछ पोर्शन हटा दो इसी का, मतलब ये सब रीजन्स हैं। दिस सॉरी,
ये एक रीजन है पूरा ऐसा, है ना, दिस इज अ रीजन। सिमिलरली ये भी एक रीजन है ऐसा, ये भी एक रीजन है ऐसा, और ये भी एक रीजन है। कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ मैं? बाहर वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। ये बीच वाला रीजन नहीं ले रहा हूँ उसमें मैं। या चलो इसको मैं शेड कर देता हूँ टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब ये मान लो ऐसा रीजन, ये रीजन, तो ये रीजन एक कन्वेक्स रीजन है, ये भी एक कन्वेक्स रीजन है, ये नॉन कन्वेक्स रीजन है और ये नॉन कन्वेक्स रीजन है। कैसे डिफाइन किया? तो उन्होंने बोला कि इफ, ध्यान से सुना, इफ एनी लाइन सेगमेंट obtained by joining any two point of region is a set of point, ध्यान समझना, completely lies inside the region, completely lies inside the region, तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं कन्वेक्स रीजन। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है क्या, कि आप ऐसे रीजन में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ए एंड बी, और ऐसे कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। ये लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज सेट ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट इसी रीजन का पॉइंट होना चाहिए। एक भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पर ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस रीजन में लाई नहीं करता हो। मतलब रीजन इज अ सेट ऑफ पॉइंट और ए बी लाइन सेगमेंट इज आल्सो सेट ऑफ पॉइंट। इफ ए बी लाइन सेगमेंट इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ द रीजन, देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स रीजन। देखो ये डेफिनेशन को ये दोनों रीजन फॉलो करते हैं, ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, बट ये नहीं फॉलो करेगा। क्यों? जैसे मान लो एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहां ले लिया, तो इनको ज्वाइन किया तब तो चलो लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं P और एक पॉइंट यहां ले लूं Q, और P और Q को ज्वाइन करता हूं, तो आई कैन सी दैट देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ which lie outside of the region. तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कनकेव, ये कनकेव रीजन हो गया। और ये इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट रीजन में है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं और एक पॉइंट यहां ले लूं, तो इसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट रीजन में नहीं है, कुछ पॉइंट बाहर हो गए। तो ये भी अगर पंक्चर्ड है, होल है ना, वो सब कनकेव रीजन हो। जैसे ये कैसा रीजन होगा बताओ? ये कैसा रीजन होगा? कॉन्केव होगा। अब इसी तरह से कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन डिफाइन किए गए। क्या? तो यहां लिख दो, कन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन लिखो। if all internal angle of polygon are less than 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटे एंगल को बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्सिव। अगर हर एक एंगल नॉन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सा एंगल होता है? जो एंगल 180 या 180 से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा हो प्रेफरेबली, ऐसे, इसको रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं, ये वाले एंगल को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एंगल। तो ये नॉन रिफ्लेक्सिव है। अगर सारे इंटीरियर एंगल नॉन रिफ्लेक्सिव हैं तो ऐसे पॉलीगन को हम कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, ट्रायंगल इज अ कन्वेक्स पॉलीगन, एवरी ट्रायंगल इज अ कन्वेक्स पॉलीगन। इसमें कनकेव होने का कोई चांस ही नहीं ट्रायंगल में। बट क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स भी हो सकता है और कनकेव भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल में आप ऐसा इंश्योर नहीं कर सकते कि हर एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो तुम्हारा कन्वेक्स पॉलीगन होगा। जैसे ये कन्वेक्स, जैसे ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, देखो
और ये कनकेव है, कन्वेक्स नहीं है, क्योंकि इसका एक इंटरनल एंगल ऐसा है जो 180 से बड़ा हो गया। कौन सा? ये 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से, बट ये वाला इंटीरियर एंगल 180 रिफ्लेक्सिव हो गया। दिस वन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। पेंटागन अगर रेगुलर या इरेगुलर, कैसे पेंटागन अगर ऐसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कोई पेंटागन, तो कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी होता है। पेंटागन में कोई इश्यू नहीं है, दोनों ड्रॉ कर सकते हैं आप। एक कनकेव पेंटागन ड्रॉ करके देखो अपनी कॉपी पर, कनकेव पेंटागन। If at least one internal angle is reflexive, then it is called concave. If at least one internal angle या interior angle be reflexive, then it is called concave polygon. For instance, अगर मैं कोई भी ऐसे ड्रॉ कर दूं, जैसे कि ये ऐसे, इससे बेटर है कि क्या है, ये कनकेव पॉलीगन है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है। एक भी रिफ्लेक्सिव हो गया तो कनकेव हो गया। ऑल्दो ये सारे एंगल देखो तो ये सब नॉन रिफ्लेक्सिव है, तो एटलीस्ट वन शुड बी रिफ्लेक्सिव। तो कन्वेक्शन कनकेव पॉलीगन भी क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। हटा दूं, सारी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन क्या होता है? तो समेशन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगन इज n-2 टाइम्स पाई रेडियन। ये तो आप पहले से जानते हैं कि n-2 into 180 डिग्री इज द समेशन ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। कैन यू प्रूव इट? क्या आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम, अगर उसकी n साइड्स हैं तो उसके इंटीरियर एंगल का सम n-2 into 180 डिग्री होगा? मान लो ये A1, A2, A3, A4 ऐसे मान लो AN, ये n वर्टिसेस हैं मान लो। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी एक वर्टेक्स को चूज करो और उसके दो एडजॉइनिंग वर्टिसेस को रिजेक्ट कर दो, और इस वर्टेक्स को रिमेनिंग किसी भी वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे तो एक डायगोनल ड्रॉ होगा। मतलब एनी वर्टेक्स व्हेन ज्वाइंड विद द एडजेसेंट वर्टिसेस इट इज अ साइड, एंड नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ड्रॉ करोगे तो डायगोनल ड्रॉ होगा। इफ यू ड्रॉ ऑल द डायगोनल्स, हाउ मेनी डायगोनल्स यू विल बी ड्रॉइंग? n-2, n-2 diagonals, n-2 diagonals from any specific vertex from A1। ऐसा हर एक वर्टेक्स से नहीं ड्रॉ करना है, किसी एक वर्टेक्स से सारे डायगोनल ड्रॉ कर दो जो पॉसिबल है। तो n-2 डायगोनल होंगे। Those n-2 diagonals, the moment you draw them, the entire polygon will get divided into n-2 triangles। मानते हो इस बात को कि नहीं? जैसे ये कितनी साइड है, कितनी साइड है यहाँ पर एक्चुअली देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स है। तो 7 साइड है तो 5 ट्राइंगल बन गए। देखो 5 डायगोनल, सॉरी डायगोनल कितने ड्रॉ हुए? n-3, सॉरी n-3 डायगोनल, और उससे एक
एक ज्यादा ट्राइंगल्स, है ना, चार डायगोनल ड्रॉ किए तो 5 ट्राइंगल्स बन गए। तो एनीवे, और अब n-2 ट्राइंगल है और हर एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ दीज ट्राइंगल्स क्या होंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ दीज ट्राइंगल, तो इट इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। और जो यही इंटीरियर एंगल्स को अगर सम कर दिया, मतलब आपने इन ट्राइंगल्स के सारे एंगल को सम किया, मतलब है कि यू हैव ऑब्टेन्ड ऑल इंटीरियर समेशन ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन एज वेल। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ये फार्मूले का प्रूफ। और भी कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, दिस इज वन वे। एक तरीका ये भी होता है कि आप ऐसे जा रहे हैं, फिर रोटेशन सारे काउंट करके 2 पाई कर दो, वहां से भी प्रूफ हो जाएगा। अब आ जाते हैं, अगर ये पॉलीगन रेगुलर हो जाए, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके इंटीरियर एंगल इंटरनल एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल, तो 180 by n. n-2 into 180 by n. n sided regular polygon, very good. It comes out to be n-2 into 180 degree upon n, या इसी को लिखना चाहो तो 1-2 upon n टाइम्स 180 डिग्री। इसी में अगर आपसे ये पूछा जाए कि what is maximum possible value of internal angle of n-sided regular polygon, जल्दी बोलो। जैसे ट्राइंगल लेते हैं ना, अगर रेगुलर ट्राइंगल मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री, स्क्वायर में 90 हो जाती है, पेंटागन में, रेगुलर पेंटागन में कितनी होगी 108 डिग्री, 108 degree. 108 डिग्री, 540 टोटल, 540 डिवाइडेड बाय 5, 108 डिग्री। और हेक्सागन में 120। वेरी करेक्ट, रेगुलर पेंटागन में आ गया 108, हेक्सागन में आ गया 120। मतलब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हैं उसका इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट भी बढ़ता जा रहा है। बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम मेजरमेंट पॉसिबल, इंटीरियर एंगल कितना मैक्सिमम हो सकता है, नंबर ऑफ साइड आपकी मर्जी, आप जितने चाहो उतने ले सकते हो, बोलो। हमेशा 180 से थोड़ा सा कम होगा। हाँ, तो बेसिकली ये हो जाएगा तुम्हारा 1-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटली लार्ज। सो अगर n इन्फिनिटली लार्ज हो जाएगा तो ये जो क्वांटिटी है ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो जाएगी, इट विल टेंड टू 0 एंड देयरफॉर दिस इंटीरियर एंगल का मेजर जो है इट विल अप्रोच टू 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री इंटीरियर एंगल हो जाएगा देन रेगुलर पॉलीगन विल बिकम अ सर्कल, रेगुलर पॉलीगन विल टेंड टू बिकम अ सर्कल। तो ये बात जो है, जब पॉलीगन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये सब चीज की ये समझ आपको हेल्प करेगी। तो चलो एंगल्स मेजरमेंट में ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, हटाऊं इसको मैं सारा कुछ। एक Oh, मिनट sir, सर, एक नोट मिनट। कीजिए। सर मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल वाला समझा दीजिए। बता रहा हूं, जैसे एक पॉलीगन है, अगर ये सारी साइड्स इक्वल है, मान लो रफली मान लो कि सारी साइड्स इक्वल है ऐसे,
तो ये जो कितने जितनी साइड्स होते हैं उतने इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये इंटीरियर एंगल है। और बिकॉज रेगुलर है तो सारे एंगल इक्वल है, तो ये कितना डिग्री है यही उसका मेजर हो गया। मेजर मतलब मेजरमेंट, थीटा 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 थीटा। तो अगर n है तो n थीटा हो गया ना, समेशन n थीटा हो जाएगा तुम्हारा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। अब आप ये भी देख रहे हो कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाओगे ये एंगल जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि अगर हाँ स्क्वायर कर दिए ऐसे स्क्वायर, तो ये एंगल 90 था ना स्क्वायर के केस में। स्क्वायर के केस में ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है। लेकिन स्क्वायर से जब आपने पेंटागन किया तो 108 हो गया, हेक्सागन किया तो 120 हो गया, हेप्टागन किया तो और बड़ा हो जाएगा। तो n कितना बढ़ा सकते हैं, मैंने बोला n को इन्फिनाइटली लार्ज कर सकते हैं। अगर हम n को इन्फिनाइट कर देंगे तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल मर्ज कर जाएगी, इसे सर्कल से मर्ज कर जाएगा, और उस समय उसका एंगल जो है ये क्वांटिटी जीरो को अप्रोच कर जाएगी, तो 1 इंटू 180 डिग्री को अप्रोच कर जाएगा इंटीरियर एंगल। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। तो ये बस क्लियर होगी। अब जो नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर जो पॉलीगन्स का नोमेनक्लेचर है दैट यू ऑल नो। जैसे कि अगर 3 साइड है तो ट्रायंगल 4 है, क्वाड्रिलेटरल 5 है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन, 10 डेकागन, 11 हेंडेकागन, 12 डिओडेकागन, ट्राइडेकागन, टेट्राडेकागन, पेंटाडेकागन। बेसिकली आपको ये जो प्रीफिक्स है वो याद रहना चाहिए, हेन, डिओ, ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9 और 20। चूंकि ग्रीक है ना, रोमन है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा है, कुछ अपने मन से उन्होंने कुछ कुछ बना दिया। आई को से कहा ये 20 के लिए है, तो सब कुछ बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, सिर्फ एक दो जगह थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो नॉर्मली इसके लिए यू नीड नॉट टू वरी बिकॉज मोस्टली 10 तक लोगों को याद रहता है, और 10 के बाद वो मेंशन करते हैं। अगर आपको 11 साइड है तो हैंड डेकागन लिखेंगे, अगर हैंड डेकागन लिख रहे हैं तो 11 साइड मेंशन कर देंगे हमेशा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स दे करके पूछते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ जी, आंसर करिए। थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे क्वेश्चंस। सर दिख गया सर पहले वाले को। पहले वाले का डिग्री और रेडियन में मेजर लिख रहा है। नहीं सर वो दिख गया। अच्छा, आंसर दिख गया, कोई बात नहीं है, डिग्री में बता दो, डिग्री वाला याद नहीं होगा। यस सर। तो इंटीरियर एंगल जो इसका थीटा होगा वो बेसिकली ये तो पता है कि 27 - 2 बाई 25 इंटू पाई रेडियन हो गया। तो ये तो क्लियर है कि 25 पाई बाई 27 रेडियंस हो गया। बट इसको डिग्री में लिखेंगे तो क्या आएगा, 25 बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई पाई। तो ये कितना आया बताओ? डिग्री 500 में 66 डिग्री है, 500/3 आ रहा है तो सर 500/3 डिग्री और मिनट्स लगाते हैं। कितना डिग्री हुआ? 166 डिग्री तो क्लियर दिख रहा है। 166.6 2/3 बचता है तो 2/3 2/3 बच जाएगा। 2/3 बच जाएगा तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, तो 120/3 40 मिनट्स। 40 मिनट। तो जब कभी भी डिग्री मेजर पूछा जाए तो यूजुअली दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू आर मेंशनिंग द डिग्री एंड मिनट। वो डेसिमल में मत लिखो या दिस पॉइंट दिस डिग्री लिखना नहीं, डिग्री मिनट सेकंड में लिखने की कोशिश करना, अनलेस कि उन्होंने उसी फॉर्म में पूछा हुआ तो अलग बात है। सेकंड क्वेश्चन,
Don't take more than 60 seconds to answer. AP तो याद ही होगी. 39. Very correct. Because angles are in AP. इसका मतलब है कि मिडल एंगल को अगर थीटा लेते हैं और अल्फा कॉमन डिफरेंस ले लें तो थीटा प्लस अल्फा एंड थीटा माइनस अल्फा, ये दीज आर द थ्री एंगल्स. These are the angles in AP. एंड एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए. तो 3 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180. तो थीटा डिसाइड हो गया 60 डिग्री. अब ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि whenever the angles of triangle are in AP, middle angle is 60 degree. Then say that the greatest angle is thrice the least angle. Theta plus alpha is 3 times theta minus alpha. ऐसा दिया हुआ है. इसका मतलब क्लियर यहां दिख रहा है कि 4 अल्फा is equal to 2 theta and therefore alpha is equal to theta by 2, मतलब 30 डिग्री. तो कॉमन डिफरेंस आ गया 30 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल्स आ गए कितना 30, 60, 90. गोइंग अहेड, आई डोंट थिंक इसमें किसी कोई ट्रबल होगी. क्लियर है ना सब कुछ? मतलब एपी की सारी बातें तो आपको याद ही होंगी. अभी जस्ट 10वीं में करके आए हो आप, तो सब कुछ पता होगा. फिर भी एक बार मैं सारा रिमाइंड कर दे रहा हूं. मान लो अगर कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d. व्हाट इज द फार्मूला फॉर nth टर्म? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म. a plus n minus 1 into d. हाँ, फर्स्ट टर्म प्लस टर्म नंबर -1 मल्टीप्लाइड बाई डी. तो ये एक फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है. इसके बाद आता है कि कॉमन डिफरेंस d है और फर्स्ट टर्म a है. समेशन ऑफ n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म बोलते हैं इसको. इसका SN क्या होता है? तो ये होता है नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि दो टर्म के पेयर करो, दो टर्म के पेयर करो तो उनका सम क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d. इक्विडिस्टेंट टर्म का समेशन होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और ऐसे n/2 पेयर बनेंगे तो n/2 इंटू दिस. तो ये फार्मूला हो गया तुम्हारा समेशन का. तो nth टर्म का फार्मूला और समेशन का फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा बार बार. तो इसको मैंने रिकॉल कर दिया. थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन क्विक जल्दी आंसर करिए. Angle in one regular polygon is to that in another is given as 3:2 and the number of sides in the first is twice that in second. Determine the number of sides of the two polygons. जो गिवन है सर 3 and 6. नो. अगर हम सेकेंड पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड को n मान लेते हैं तो फर्स्ट पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड क्या होगी? 2n हो गई. अगर फर्स्ट पॉलीगन का एंगल थीटा है तो इंटरनल एंगल की बात हो रही है. रेगुलर पॉलीगन है और इंटीरियर एंगल की बात हो रही है. तो θ1 फर्स्ट पॉलीगन का एंगल है, θ2 सेकेंड का. ये दिया कितना हुआ है? इट इज 3:2. ये दिया हुआ. तो θ1 क्या होगा? θ1 2n साइड वाले पॉलीगन का इंटरनल एंगल क्या होगा? 2n - 2, नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180 डिग्री, या पाई रेडियन, पाई के फॉर्म में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है. पाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड 2n.
वेयर एज थीटा 2 क्या होगा बोलो, ये तो थीटा 1 लिखा मैंने ना, यही फॉर्मूला था ना भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। यस सर। और ये थीटा 2 सेकेंड पॉलीगन का साइड है n, तो नंबर ऑफ साइड n -2 minus 2 divided by n. pi by n, very correct. It is given as 3/2. Solve and get the value of n. तो यहां से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसल्स विद पाई, पाई को पाई से कैंसिल कर दिया, n को n से कैंसिल कर दिया, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, न्यूमरेटर में n-1 बचा, n-1 डिवाइडेड बाई n-2 इज इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2n-2 इज इक्वल टू 3n-6, तो यहाँ से n की वैल्यू 4 आ गई, n 4 आ गया तो 2n 8 आ गया, तो ऑब्वियसली 8 and 4। Yes sir. तो थर्ड Same क्वेश्चन sir. करेक्ट, गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, फटाफट आंसर करिए। Given that angles of a quadrilateral are in AP, ये R होना चाहिए, R in AP, and greatest angle is double the least, express least angle in radians। pi/3। करेक्ट, एंगल्स को ले सकते हैं हम लोग कैसा, वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो ऐसे, थीटा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस 3 अल्फा, ऐसे भी ले सकते हो, but a convenient way of taking these angles, if the summation of angle is known, is theta minus 3 alpha, theta minus alpha, theta plus alpha and theta plus 3 alpha। मतलब मिडिल के दो एंगल को थीटा माइनस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा ले लो, सो दैट ऐड करके अल्फा कैंसिल हो जाए, फिर डिफरेंस हो गया 2 अल्फा, तो यही 2 अल्फा डिफरेंस कंटिन्यू कर दो, यहाँ भी 2 अल्फा डिफरेंस ले लो, इधर भी 2 अल्फा डिफरेंस ले लो। ऐसा करने से एंगल सम क्या आया, सम ऑफ एंगल हो जाएगा 4 थीटा विच इज गिवन एज 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90। लीस्ट एंगल क्या हुआ, लीस्ट एंगल तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस 3 अल्फा, एंड ग्रेटेस्ट एंगल क्या हुआ, 90 plus 3 alpha. 90 प्लस 180 - 6 अल्फा। तो इन्होंने बोला कि ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल, तो 90 प्लस ट्रिपल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स 90 माइनस 3 अल्फा, एंड देयरफॉर ये 3 अल्फा और इधर 6, तो 9 अल्फा कम्स आउट टू बी 90, डबल 90 माइनस 90 तो 90 डिग्री, तो यहां से अल्फा आ गया तुम्हारा 10 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गई? Yes sir. अब अल्फा 10 डिग्री आ गया, तो क्या पूछा क्या था, लीस्ट एंगल, Least angle in radian. हाँ, तो Alpha minus नहीं theta minus 3 alpha. तो ये 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियंस। Pi/3 radian. तो जो पॉलीगन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, आप देख ही रहे हो ना कि पॉलीगन, सर्कल, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज बहुत आसान होती हैं, एक बार समझ लो कि डेफिनेशंस क्या हैं और बेसिक बातें अगर पता है तो। चलो अब थोड़ा टेस्ट करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं एंड कोशिश करो उसका आंसर विद इन टाइम करने का। क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द लीस्ट एंगल इज 5 π/12 रेडियन, द कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री,
then find the number of sides when no angle given is reflexive. ठीक है जी, तो रीड द प्रॉब्लम वंस मोर, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में 3 मिनट का टाइम है. आफ्टर यू रीड द प्रॉब्लम प्रॉपरली आई गिव यू 3 मिनट टाइम. 3 से 4 मिनट में आप आंसर सबका आना चाहिए और सबका सही आना चाहिए. जल्दबाजी में आंसर मत करना, थोड़ा सा ट्रिकी है और आंसर निकालने के बाद भी थोड़ा सा सोचना है आपको, तो टेक योर टाइम. (18 and 4), do you think both the answers are correct? Sukrit, 11 is not the right answer. जैसे मेरा गलत है सर, पता लग गया. 4. मेरा तो गलत है सर, पता लग गया, निकाल दो. Only 4. ठीक है. साकेत ने बोला 18 क्यों नहीं सही है साकेत? सर 18 में रिफ्लेक्सिव हो गया. ठीक है. तो बेसिकली इसमें जो दिया हुआ है कि इफ आई एज्यूम थीटा इज फर्स्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, दैट इज 5 पाई बाय 12 रेडियन, and common difference is alpha which is 10 degree. 10 degree can be written as pi by 18 रेडियन. सारा कुछ रेडियन में अगर हमने ले लिया तो एंगल सम ऑफ एंगल क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स. तो ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 2a plus n minus 1 into d. 5 pi by 12 plus number of side n minus 1 into d is pi by 18, and it is nothing but n minus 2 into pi. ये सारा डिस्कशन है if I assume that the number of side be n. वही पूछा जा रहा है, वही कैलकुलेट करना हमें. अब यहां से देखो तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा थॉरोली, और ये हो जाएगा पाई 5/6, तो ये ऐसा हो जाएगा. देखो 18 भी कॉमन ले लो, n/2 ऐसे रहने दो, और यहाँ पर हो गया 5, मतलब 15 पाई/18 लिख दो. इसको लिख सकते हैं, इसको 15 पाई/18, और ये हो गया तुम्हारा n-1 पाई/18. It is equal to n minus 2 pi, and thereby 18 बाहर निकाल दो तो n/36 multiplied by 14 minus 14 plus n is equal to n minus 2. तो यहाँ से आ जाएगा n square plus 14n is equal to 36n minus 72, and so you get a quadratic. क्या क्वाड्रेटिक है? n स्क्वायर माइनस 22n प्लस 72 0. सीधे सीधे मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, 18 प्लस 4, 18 इंटू 4 है ना, n माइनस 4 इंटू n माइनस 18. तो आंसर डेफिनेटली दोनों ही मिलेंगे, n की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से. बट जैसा कि मैंने उस डिस्कशन में आपको बताया कि व्हेन द नंबर ऑफ साइड्स एक्सीड टू सर्टेन वैल्यू, तो चांसेस होते हैं कि वो कैसा हो जाए, कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो जाए. तो छोटे वाले एंगल के लिए तो चांसेस कम है, बट n की बड़ी वैल्यू के लिए चांसेस ज्यादा हैं. तो n = 18 के लिए हम लार्जेस्ट एंगल को चेक करेंगे. चेक थीटा मैक्स, थीटा n विच इज इक्वल टू क्या? थीटा n क्या होगा? तो 5 पाई/12 प्लस n माइनस 1 मतलब 17 इंटू pi/18. तो ये क्लियर दिख ही रहा है. देखो आप यहाँ से अगर आप 36 एलसीएम ले लो ना, तो आ जाएगा 15 पाई प्लस
34 पाई, तो इट इज क्लियरली कितना हो गया, 49 पाई बाई 36 है, इट इज ग्रेटर देन पाई रेडियन, तो रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया। एक भी एंगल रिफ्लेक्सिव हो गया तो डिनाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा लेंगे और दूसरे वाले को डिनाई कर देंगे। दिस n इक्वल टू 18 इज डिनाइड, तो n इक्वल टू 4 इज दी ओनली आंसर, तो आंसर इसका आएगा n इक्वल टू 4। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन दिया, कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 3 मीटर। नाउ इफ अ मैन रन्स अराउंड द ट्रायंगल इन सच अ वे दैट ही इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द ट्रायंगल, फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल, then how much distance will he travel to take one complete round? कैसी बात कर रहे हो? अरे 3 मीटर साइड है तो ट्रायंगल का पेरीमीटर है 9, तो 8 कैसे हो जाएगा यार? स्क्वायर के केस में निकाल दिया, हाँ हाँ, स्क्वायर के केस में निकाल दिया। स्क्वायर के केस में भी कैसे आएगा आंसर? 4 मीटर की साइड है तो 1 मीटर, तो सर 1 मीटर और दोनों को छोड़ेगा, तो मतलब 2 मीटर का तो डिस्टेंस हुआ। तो consider a square of side 4 meter. Now if a man runs at a distance 1 meter from the side of the square, run, हाँ उसमें होगा कि if he runs 1 meter inside or 1 meter outside, तो outside run कर रहा है। आउटसाइड रन कर रहा है, इनसाइड रन करेगा तो चलो मान लेता हूं आपकी बात को, सही है, आउटसाइड रन करेगा, फिर हालांकि उसमें भी गलत है। तो इनसाइड रन करने में गलत है? हाँ, इनसाइड में नहीं गलत है, सर 1 राउंड नहीं इनसाइड में तो गलत नहीं है, 1 राउंड के तो इनसाइड में गलत नहीं, मैं मान लेता हूँ इनसाइड में गलत नहीं, आउटसाइड में गलत है। आउटसाइड को तो मैंने बताया नहीं, वो तो 24 होगा। आउटसाइड में कितना होगा? 24, 1 राउंड। ये गलत है, ये गलत है बेटा, ये दोनों आउटसाइड है, इनसाइड कोई नहीं इसमें। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ गर्व क्या आंसर दे रहे हो तुम? 2 पाई? 2 पाई नहीं बेटा, 2 पाई मतलब तो 9 प्लस 2 पाई, यस 9 प्लस 2 पाई इज करेक्ट आंसर। सर फिर तो मतलब 7th में 16 + 2 पाई हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, अब क्यों होगा ये समझने वाली बात है। ऐसे देखो, बेसिकली क्वेश्चन को समझो, बाकी सारी बातें तो अपने आप आ जाएंगी। A person runs around the triangle in such a manner that he maintains 1 meter uniform distance from the side of the triangle या from the triangle। कहने का मतलब ये है
कि उसका डिस्टेंस ट्रायंगल के नियरेस्ट साइड से हमेशा 1 मीटर होना चाहिए, नियरेस्ट पॉइंट से भी बोल दो ऐसा। तो ये डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर होना चाहिए, यहाँ भी ये डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर होना चाहिए। तो ये चारों डिस्टेंसेस 1 मीटर होनी चाहिए। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। तो ये तो क्लियर है कि 3 मीटर हो गया ना, ये 3 मीटर हो गया, ये भी 3 मीटर हो गया, ये भी 3 मीटर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। Only thing you need to decide that how he is going to travel at the corner so that he maintains 1 meter distance from the triangle. तो ये जो पाथ होगा यहां से इस पॉइंट कैसे आएगा, तो सर्कुलर आर्क होगी, 1 मीटर रेडियस के सर्कुलर आर्क में आएगा ऐसे, सो दैट नियरेस्ट पॉइंट से उसका डिस्टेंस 1 मीटर मेंटेन रहे। सिमिलरली यहां पर भी वैसे सर्कुलर आर्क फॉलो करेगा, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट आर्क होगी ये वाली भी, वही वाली, और यहां भी वैसे कॉन्ग्रुएंट आर्क होगी ऐसा। तो बेसिकली उसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, तो इस आर्क को कैलकुलेट करने के लिए ये कितना एंगल है, तो ये एंगल कितना है 60, इसी का सप्लीमेंट्री एंगल है ये 120, क्योंकि ये 90 है 90 है। तो टोटल एंगल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, थ्री प्लस थ्री टाइम्स ये सर्कुलर आर्क एस है 3s, और एस क्या होगा, तो आर थीटा, आर है 1 और थीटा क्या है 2π/3, 2π/3, s इज इक्वल टू आर थीटा। 9 + 2π आ जाएगा। हाँ जी, तो आ जाएगा 9 + 2π। अच्छा, इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि ये ट्रायंगल हो या ट्रायंगल इक्विलेटरल हो या कैसा भी ट्रायंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक आइडिया इज व्हाट, दैट इफ ही हैज टू मेंटेन द कांस्टेंट डिस्टेंस, देन in order to go round and close one loop, it has to turn 360 degree. अब ये चाहे जैसा मैं आपको पॉलीगन बना दूं, चाहे जैसा पॉलीगन दे दूं, ऐसे रेगुलर इरेगुलर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पॉलीगन मैं दे दूं। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि एक बंदा इसके सर्कमफरेंस के अराउंड 1 मीटर या r मीटर डिस्टेंस से ऐसे दौड़ रहा है, तो उसको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसमें हर, देखो यहां पर टर्न करेगा, यहां पे टर्न करेगा, ऐसे यहां पर भी टर्न करेगा, यहां पर नेट टर्न कितना होगा, टोटल टर्न होगा 2π रेडियन, हमेशा एक सर्कुलर रोटेशन, तो 2πr प्लस पेरीमीटर। तो ये जो पॉलीगन है, इस पॉलीगन का पेरीमीटर प्लस 2πr करना है, प्रोवाइडेड ये दिया हुआ है कि r मीटर डिस्टेंस सेपरेशन से वो ट्रेवल कर रहा है, अगर ये दिया हुआ है तो इस वाले केस में आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 6 का 7th का आंसर क्या होगा, 16 + 2π। 16 + 2π, दैट्स वेरी ट्रू। ठीक है जी, तो आई थिंक इट्स सिंपल, इट्स नॉट अ बिग डील। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, आंसर करोगे? यस सर। क्वेश्चन है कि 3 सर्कल्स ऑफ 1 यूनिट रेडियस, या कोई भी रेडियस, r यूनिट रेडियस बोल सकते हो, 3 सर्कल्स ऑफ r रेडियस आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। ऐसा दिया आपको, 3 r रेडियस के 3 सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें। अब यहां पर थोड़ा सा, एक सेकंड, मैंने थोड़ा, और इफ दे lie between two parallel lines, if they lie between two parallel lines, मान लो ये टच कर रहे हैं बेटा, सब एज्यूम कर लेना कि टच कर रहे हैं। अगर ये 2 पैरेलल लाइन के बीच लाई कर रहे हैं, तो उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की
डिस्टेंस क्या होगी? व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पैरेलल लाइंस? मान लो ऐसा सिचुएशन है, तो इन दोनों लाइन के बीच का सेपरेशन क्या होगा? तीनों सर्कल की रेडियस r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। पूरा बता दो। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो। मान लो ये सेंटर है A और ये है B और ये है C, तो ये R है और ये R है और ये भी 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 R है। अब ये बेसिकली व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन, व्हेन यू ड्रॉ द जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद दिस सेंटर, ये नॉर्मल है, मतलब ये लाइन के परपेंडिकुलर है, और इसी को जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये ऐसे सिचुएशन है, ऐसे। अब इसी लाइन पर ऑब्जर्व करो चीजों को। ये कितना है? दिस इज R। मान लो ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N। ये पॉइंट निकाल सकते हैं अगर, तो हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, दिस इज R AM एंड व्हाट इज A। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो कुछ P है, जहां पर ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, तो AP क्या होगा? AP सर R√3। R√3 होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 2R है, ये 2R है, ध्यान दें 2R, तो 2R sin 60, 2R sin of 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस R इंटू √3/2, so it is R√3। and what about PN? सर R। सर 2 + √3 ब्रैकेट में R। हाँ, तो अब आंसर आ गया तुम्हारा, तीनों ऐड कर दो तो ये H जो हाइट होगी H, ये सर मेरा ना तो पहले ही आ गया था, मेरे में पता नहीं जूम में क्या ग्लिच हो गया, माइक नहीं ऑन हो रहा, मैंने लीव करके ज्वाइन करी थी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आंसर आ गया तुम्हारा 2 + √3 टाइम्स R। वेरी करेक्ट। चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। क्या टाइम हो रहा है? 9:08। चलो कोई बात नहीं, टाइम भी हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में पहली बात तो ये कि एनसीईआरटी का जो मैंने बोला था उसका रीडिंग कर लेना, फर्स्ट एक्सरसाइज कर जाना। अभी थोड़ी देर में एक्चुअली अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वो असाइनमेंट जो है ना, वो नेट थोड़ा सा स्लो था, इसलिए अपलोड नहीं हो पाई, जो ऑपरेटर कर रहा था। तो आपको एक गेम अपलोड करेंगे हम, तो उसको कर लेना। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करना और उनकी प्रॉपर्टीज। मतलब सबसे पहले हम एंगल का साइन कन्वेंशन, डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन, और उसके बाद में फिर जनरलाइजेशन ऑफ एंगल, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करके उनका प्रॉपर्टी और डोमेन रेंज और उस पर सम्स, ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 2 लेक्चर तो थोड़े फॉर्मेटिव से होंगे,
और उसके बाद 2-3 लेक्चर के बाद में फिर फुल फ्लेज जो है वो प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो ठीक है, हो सकता है कि कल जो लेक्चर होगा, ठीक है, किसका, जो सक्सेस बैच में जो कल लेक्चर होगा वो लेक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि अभी बेसिक ही चल रहा है, तो उसको देख लेना, तो क्लास में हम लोग प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस कर सकेंगे। आई होप दैट विल मेक यू कंफर्टेबल। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कल वाला लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप सभी लोग देख लेना, तो क्लास के अंदर हम लोग ज्यादा समझ करेंगे। ठीक, सर कल वाली सक्सेस बैच में कितने बजे क्लास होगी? कौन सा, क्या बोला? सक्सेस बैच में कल क्लास कितने बजे होगी? वही सक्सेस बैच की क्लास तो रेगुलर है बेटा, वही 4:30 to 6। सर उसी में ही आ जाएंगे। आ जाना, अगर किसी को आना है, किसी को ज्वाइन करना है तो कर लेना। क्लास होती है? यस सर। हाँ, नहीं, मैं इन जनरल आपके बैच के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें आओ, बट अगर आपका टाइम स्लॉट है, खाली है, तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, अदरवाइज मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा, उसको एक बार देख लेंगे तो भी वो भी इक्वली गुड है, ऐसा नहीं। 4:30 होता है ना? हाँ 4:30 होता है। इन कर लेना सर। कर लेंगे भाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये एक और चीज डिसाइड करनी थी, क्या डाउट में क्या रखना है, डाउट सेशन के दिन क्या करना है डिस्कस, क्या कर रहे हो आप प्रैक्टिस में? सर असाइनमेंट लेवल्स चल रहे हैं अभी तो। नहीं तो किसका, कॉम्प्लेक्स का या लॉगरिथम का? कॉम्प्लेक्स का सर। तो नहीं, तो कॉम्प्लेक्स का तो उसमें असाइनमेंट लेवल 2 वगैरह में जाएंगे तो उसमें तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो मैं अभी मेंशन कर दे रहा हूँ कि कहाँ तक आपको करना है, राइट? यस सर। सर ठीक है, टेस्ट के डाउट्स भी ले लेना। कौन से टेस्ट के? अभी सर जो जो हुआ अभी हुआ है, यस सर। ले लेंगे, कोई बात नहीं। या टेस्ट के डाउट में ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर दो, जो सर जो उसमें टेस्ट में जो जो क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन मेरे को शेयर कर दो, या क्वेश्चन नंबर शेयर कर दो, ओके सर। या तो स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो मैं वैसे ही बता दूंगा। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो टेक्सचुअल 5 के बाद मतलब और कुछ आ रहा है, मतलब टेक्सचुअल 5 तक ही था, क्यूब रूट वगैरह। हाँ, केवल T5 तक ही करना है, उसके बाद T6 T7 अभी नहीं करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा, जब मैं उसके रिगार्डिंग थोड़े कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो फिर करना है, कोई दिक्कत नहीं। और सर असाइनमेंट लेवल दोनों करने हैं, एक ही करना है? असाइनमेंट लेवल 1 तक करो। Yes, मैं 1 तक कर लेने के बाद में फिर मैं देखूंगा 2 का, मैं बताऊंगा उसी क्लास में ही बताऊंगा। मैं अभी मेंशन कर दूंगा कहाँ तक करना है, ठीक है? ठीक है। ठीक है, ओके।